हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। 10 मिनट के अंदर कंप्लीट मनी का अच्छे से रिवीजन करा दूंगा। वीडियो को एंड तक देखना, एक एक चीज अच्छे से मैं टच करूंगा। कंप्लीट रिवीजन स्टार्ट करते हैं। मनी मनी होता क्या है? मनी एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अगर आपको कोई भी चीज एक्सचेंज करनी है ना, तो आपको बदले में क्या चाहिए? पैसा चाहिए। इकोनॉमिक एक्सचेंज विदाउट द मीडिएशन ऑफ मनी आर रेफर्ड एज अ बार्टर सिस्टम एक्सचेंज। बिना पैसों के जब एक्सचेंज होता था उसको कहते थे कमोडिटी फॉर कमोडिटी इकोनॉमी, सीसी इकोनॉमी, बार्टर सिस्टम। सामान दिया, सामान ले लिया। आपके पास गेहूं है, मैंने वो ले लिया। मेरे पास मान लो पोटैटो है, मैंने वो आपको दे दिया। दिस सिस्टम इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। बहुत सारी प्रॉब्लम थी। मेन प्रॉब्लम था बार्टर सिस्टम एक्सचेंज के अंदर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की कमी, जरूरतों का दोहरा संयोग, कि जो मेरे पास सामान है वो तुम्हारी जरूरत हो और जो तुम्हारे पास सामान है वो मेरी भी जरूरत हो, तभी हमारे बीच एक्सचेंज हो पाएगा, जो कि बहुत टफ था उस टाइम पे। फिर मनी का इन्वेंशन हुआ, अलग अलग टाइप के मनी आए और मनी के दो फंक्शन है। पहला है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी। प्राइमरी फंक्शन का मतलब है मनी ये काम तो करेगा ही करेगा, जैसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कोई भी चीज अगर आपको एक्सचेंज करना है तो आपको पैसों की जरूरत है। हर चीज का कॉमन डिनोमिनेशन मनी हो सकता है, यानी कि मनी इज अ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। घर, गाड़ी, मोबाइल, खाने पीने की चीजें, कैमरा, लैपटॉप, कोई भी चीज, स्टडी मटेरियल, कुछ भी खरीदोगे आपको सिर्फ एक कॉमन यूनिट देनी पड़ेगी, मनी। उस समय बार्टर सिस्टम में बहुत प्रॉब्लम थी कि कोई ये सामान मांग रहा है, वो सामान मांग रहा है। हर चीज की वैल्यू कमोडिटी में डिसाइड करते थे। यहां पे हर चीज की वैल्यू एक कॉमन यूनिट में डिसाइड होता है, जो कि है मनी। सेकेंडरी फंक्शन है स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट। फ्यूचर पेमेंट करने में आसानी होती है। आपने आज किसी 10 लाख रुपए उधार लिया है, फ्यूचर में आप पेमेंट कर रहे हो, तो वो पॉसिबल किसके थ्रू है? मनी के थ्रू। सामान में कैसे करोगे? 10 किलो अनाज किसी से लिया है, 10 साल बाद कितना लौटाओगे? अगला स्टोर ऑफ वैल्यू, आप पैसे को स्टोर कर सकते हो इजीली। सामान को लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते, वो पेरिशेबल नेचर का होता है, सड़ जाएगा, गल जाएगा, खराब हो जाएगा, कीड़े लग जाएंगे। लेकिन पैसा जो है वो आप 100 साल तक स्टोर करो बैंक के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अगर मॉडर्न इकोनॉमी की बात करें तो मनी के अंदर आता है करेंसी नोट, कॉइन, जो कि मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ कंट्री इशू करती है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करती है, जो कि हमारी कंट्री की मॉनेटरी अथॉरिटी है। लेकिन जो कॉइन्स है उनको कौन इशू करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ध्यान रखें, कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अपार्ट फ्रॉम करेंसी नोट एंड कॉइन, द बैलेंस इन सेविंग, आपके सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में जो पैसा पड़ा हुआ है उसको भी हम लोग मनी ही कंसिडर करते हैं, क्योंकि जब चाहो तब आप चेक देकर उस पैसे को निकाल सकते हो। सच डिपॉजिट्स आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। जब मर्जी तब बैंक से पैसा निकाल सकते हो। जबकि जो आपने एक फिक्स टाइम के लिए एफडी कराई है ना, उसको बोलते हैं टर्म डिपॉजिट। देखो, करेंसी नोट, कॉइन जो है वो फियाट मनी है। फियाट मनी कौन सी होती है? लीगल टेंडर मनी, जो कि सरकार कहती है भैया ये लीगल टेंडर मनी है, इसको लेने से कोई मना नहीं कर सकता। इसके अलावा एक फिड्यूशियरी मनी होती है, इसको लेने से मना किया जा सकता है। मान लो कि चेक मैंने आपके नाम का काट के दिया, आपको चेक इशू किया, या बिल्स पेबल है, प्रॉमिसरी नोट है, उसको कोई इंसान लेने से मना कर सकता है। वो पैसा अगर मैंने आपको दिया, आपने मुझे दिया, हमारे लिए वो वैलिड है, थर्ड पार्टी के लिए वैलिड नहीं है वो। लेकिन मनी जो है वो सबके लिए वैलिड है, इसीलिए उसको बोलते हैं फियाट मनी या लीगल टेंडर मनी। मनी सप्लाई होता क्या है? मनी सप्लाई स्टॉक कॉन्सेप्ट है। मनी सप्लाई का मतलब क्या है? किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जनता के पास कितना पैसा है उसको मनी सप्लाई बोलते हैं। इट रेफर्स टू स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम है, इसीलिए इसे स्टॉक कॉन्सेप्ट बोलते हैं। इसके अंदर इंडिविजुअल्स का और बिजनेस फर्म का पैसा काउंट किया जाता है। इसके अंदर किसका पैसा काउंट नहीं किया जाता? इसके अंदर गवर्नमेंट का और बैंकिंग सिस्टम का पैसा काउंट नहीं किया जाता, क्योंकि दे आर द सप्लायर ऑफ मनी। वो मनी के सप्लायर है, ना कि डिमांड। डिमांड कौन करता है? इंडिविजुअल और बिजनेस फर्म। मनी सप्लाई के कंपोनेंट है M1, M2, M3, M4। M1 और M2 को बोलते हैं नैरो मनी, M3 और M4 को बोलते हैं ब्रॉड मनी। दीज मेजर्स आर डिक्रीजिंग ऑर्डर। M1 हाई लिक्विड है और M4 जो है वो बहुत लो लिक्विड है। एक बात ध्यान रखना, M4 is least liquid of all, M3 is most commonly used measure of, M3 सबसे ज्यादा कॉमन है और is also known as aggregate money monetary resources। मैं तुम्हें पूरी ऐसी तैयारी करा रहा हूं कि कहीं से भी क्वेश्चन पूछे, ये सारी एक एक चीज एनसीईआरटी उठा के दे रहा हूं आपको, क्योंकि सीयूईटी हो चाहे 12 तो कहीं भी पूछे ना, आप फटाफट अच्छे से रिवीजन कर सको। M1 के अंदर क्या क्या था? CCDD-OD, करेंसी इन कैश, नेट डिमांड डिपॉजिट्स और अदर डिपॉजिट विद RBI। M1 M2 के अंदर पूरा M1 आ गया, सारा आ गया, प्लस पोस्ट ऑफिस
ऑफिस सेविंग आता है। M3 के अंदर पूरा M1 आ गया प्लस टाइम डिपॉजिट FD भी कवर हो जाता है। M4 के अंदर M3 भी आ गया और टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग, पोस्ट ऑफिस सेविंग का आता है M3 के अंदर, और इसके अंदर NSC नहीं लेते। ध्यान रखना क्या एक्सक्लूड करते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। अब M1 का जो पैसा है, M1 जो है उसके अंदर CCDD-OD आता है, उसको ट्रांजैक्शन मनी या मोस्ट लिक्विड भी कहते हैं और नैरो मनी भी कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि M1 के अंदर इंडियन गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक के पैसे को काउंट नहीं करते, क्योंकि वो मनी सप्लाई में भी वो उसे काउंट नहीं करते। ठीक है, इसके अंदर कमर्शियल बैंक, सॉरी सेंट्रल बैंक नहीं, कमर्शियल बैंक का पैसा और गवर्नमेंट का पैसा जो RBI के पास है वो काउंट नहीं करते। अगला है M1 का फॉर्मूला क्या है, CCDD-OD। CC क्या होता है, करेंसी इन कैश, नोट और कॉइंस। DD होता है डिमांड डिपॉजिट। ध्यान रखना जब भी हम DD लेते हैं ना, इसके अंदर नेट डिमांड डिपॉजिट लेते हैं, यानी कि इंटर बैंक डिपॉजिट को इसके अंदर काउंट नहीं करते, इंटर बैंक डिपॉजिट को एक्सक्लूड करते हैं। हम सिर्फ डिमांड डिपॉजिट लेते हैं जो पब्लिक का है। एक बैंक में दूसरे बैंक के पास जो पैसा है या दूसरे बैंक का पहले बैंक के पास जो क्लेम है वो हम काउंट नहीं करते। OD का मतलब है अदर डिपॉजिट विद RBI। इसके अंदर किस किस की डिपॉजिट है, फॉरेन बैंक और फॉरेन गवर्नमेंट का पैसा जो RBI के पास है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का पैसा जो RBI के पास है, और नाबार्ड का पैसा जो RBI के पास है। ये तीनों चीजें काउंट होती हैं अदर डिपॉजिट्स के अंदर। ध्यान रखना नाबार्ड की एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, 12 जुलाई 1982 को। सो ये हो गया आपका CC पूरा का पूरा, मतलब M1 कंप्लीट डिटेल। बाकी M2 M3 M4 बहुत रेयर चांस है पूछने का, फिर भी मैंने आपको करा दिया। दैट्स इट। हाई पावर्ड मनी किसे कहते हैं, ध्यान रखना हाई पावर्ड मनी को ना रिजर्व मनी या मॉनेटरी बेस भी बोलते हैं। जो भी करेंसी इशू किया है RBI ने जनता को, जो कमर्शियल बैंक के पास है वो और जो जनता के पास है उसे ऐड करेंगे तो हाई पावर्ड मनी आएगा। द फॉर्म ऑफ मनी इज कंसिडर हाई पावर्ड। इसे हाई पावर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ओवरऑल इन्फ्लुएंस करता है मनी सप्लाई को, और ये ही यूज होता है नए मनी को क्रिएट करने में। ध्यान रखना हाई पावर्ड मनी क्या होता है, करेंसी इशू बाय द सेंट्रल बैंक कैन बी हेल्ड बाय पब्लिक। जो सेंट्रल बैंक ने करेंसी इशू किया है, जो पब्लिक के पास है और जो कमर्शियल बैंक के पास है, दोनों को जोड़ोगे उसी को बोलते हैं H फॉर हाई पावर्ड मनी। दैट्स इट। आई होप आपको छोटा सा चैप्टर मनी अच्छे से रिवीजन हो गया होगा। पेपर में 3 नंबर का सिंपल क्वेश्चन है और जो सबसे ज्यादा चांसेस अप्लाई मनी सप्लाई से या फंक्शंस ऑफ मनी से। यहां तक अच्छे से लर्न कर लेना। अगली क्लास में नए चैप्टर का पूरा वन शॉट करेंगे 10 मिनट्स के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।